नमस्कार पीवीआर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार। पीवीआर सर, जिस तरह से गोल्ड मार्केट क्रैश हुआ, सिल्वर मार्केट क्रैश हुआ, आपको क्या लगता है क्या ग्रह नक्षत्र हैं जिनके चलते ये हुआ? क्योंकि ये बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं और अगर इनमें इस तरह की गिरावट आती है तो लोगों को लगता है कि इनको खरीदा जाए, हाथ लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। कैसे देखते हैं आप इनको? मेरा हिसाब यह है कि सोना और चांदी और इन जनरल प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। उन आने वाले 2-3 साल तक वक्त उनके लिए बहुत अच्छा है, वो बढ़ते जाएंगे। मगर ये जो करेक्शन अभी हुआ है, जो क्रैश आपने बताया था, वो बहुत बढ़ने के बाद हुआ है बेसिकली जो वो क्रैश। और अगर लोग समझते हैं कि ये और भी क्रैश करेगा और भी गिर जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी क्या हो रहा है कि गुरु ग्रह एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है, मुख्य ग्रह है इन प्रेशियस मेटल्स की प्राइसेस को जानने के लिए। और पर्टिकुलरली सोने के लिए गुरु ग्रह पर्टिकुलरली मुख्य ग्रह है। और अभी वो वक्रगति में है, वो पीछे जा रहे हैं। और वो नीचे शत्रु नवांश में है। और अगर बहुत ही वर्ग चक्रों में उनका उनका उनके गोचार को देखते हैं तो कुछ कुछ वीकनेस है अभी। और राहु उनको देख रहा है, गुरु ग्रह को राहु कुंभ से बेसिकली पंचम दृष्टि से देख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहु कुछ साजिश को दिखाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी हुआ है ये एक साजिश है। जो सोना और चांदी ऊपर जा रहे हैं, ये बेसिकली पर शायद यूएस को पसंद नहीं है। यूएस का इकोनॉमी जो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे, यूएस इज ऑन ए क्रॉस रोड्स। यूएस का इकोनॉमी क्रॉस रोड्स पे है। जो पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस है सारी सारी दुनिया पे, वो डोमिनेंस अभी थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा कमजोर बनने की ओर बढ़ रहा है। ये यूएस के गवर्नमेंट के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए किसी भी तरह इसे रोकने के लिए यूएस कोशिश कर रहा है। जो भी जियो पॉलिटिक्स में हम अतल पुतल देख रहे हैं, ये सब उसका नतीजा है। जो यूएस अपना जो हेजमोनी है, अपना जो सुप्रीमेसी है, अनक्वेश्चन सुप्रीमेसी है, जो बैरियर है दूसरे देशों को यूएस को कैचअप करने में, उसे जारी रखने की कोशिश है यूएस की तरफ से। और पेट्रो डॉलर उसमें बहुत ही मुख्य भाग है। यूएस के सुप्रीमेसी को जारी रखने के लिए जो भी डॉलर पे डिपेंडेंसी है सारी दुनिया का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें। और उसे यूएस बेसिकली हिलने नहीं देगा। इसलिए सोना और चांदी को वीकेंड करके, कमजोर बना के, डॉलर का जो पावर है दुनिया पे, उसे जारी रखने के लिए ये कोशिश है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा, ये विजयी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है गुरु ग्रह शायद मार्च 10 या मार्च 11 को वो फिर से वक्रगति का अंत होगा और फिर से वो रुजु मार्ग पे आ जाएंगे। वो बेसिकली सीधी तरह चलने लगेंगे। और मई में वो कर्क राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि से। मिथुन राशि अच्छा है मगर कर्क राशि बहुत अच्छा है। वो कर्क राशि में वो उच्च में रहेंगे। इसलिए मई के बाद और बढ़ेगा। शायद मार्च 10 तक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ये जो यूएस का प्रयत्न रहा है प्रेशियस मेटल्स को गिराने का, वो नाकाम रहा। मगर वो कोशिश करते रहेंगे। वो गोल्ड और सिल्वर को पूरी तरह से क्रैश करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़ी अस्थिरता रहेगी प्रेशियस मेटल्स के दाम में। इसलिए लोगों को केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगर आप चांदी या सोना पे इन्वेस्ट करके टिके रहेंगे, वो बेसिकली डे ट्रेडिंग नहीं करते हैं मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2-3 साल बाद आप देखेंगे, मैंने पिछले साल भी कहा था, 1 साल पहले कहा था कि आने वाले 3-4 सालों तक सोना और चांदी बढ़ते रहेंगे। और पिछले साल में वो बहुत बढ़ गए। ये जो भी करेक्शन हुआ है ये टेम्पररी है। और कुछ अस्थिरता के बाद वो फिर से बढ़ेगा। और मार्च 10 के बाद कुछ स्थिरता आएगी और मई के बाद और बढ़ेगा। इसलिए मेरा मेरा ये एडवाइस है कि इन्वेस्ट कीजिए
और टिके रहिए, या अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, थोड़े दिन वेट कीजिए, जब वो लोएस्ट पे आ जाता है, जब वो ऊपर जाने लगता है तब बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें प्रेशियस मेटल्स में, क्योंकि आने वाले 3-4 साल बहुत अच्छे हैं। पहले गुरु ग्रह कर्क में होगा, मई से लेके आने वाले मई या जून तक, और फिर 1 साल तक वो सिंह राशि में रहेगा, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पीवीआर सर, आपको लग रहा है कि ग्रहों की दशा ऐसी है कि ये साजिश थी, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया, पहले दाम इतने बढ़ाए गए और फिर गिराया गया, ये सारा जो क्रैश दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में, ये सब प्लान्ड था, अमेरिका की तरफ हम से किया हम गया? हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं, मगर जो भी ग्रह स्थिति है वो ऐसी सूचना देता है कि कुछ साजिश है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, राहु ग्रह गुरु पे दृष्टि है राहु का, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साजिश है इसके पीछे। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं सोना और चांदी पे, तो आप बेसिकली बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे आने वाले 2-3 सालों में। और चांदी जो है वो तो बहुत सारी चीजों में, सेमीकंडक्टर वगैरह इन सब में इस्तेमाल भी हो रही है ना। हाँ, और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने तो फिलहाल इसकी ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया अपने कंट्री में, ना गोल्ड की ट्रेडिंग होगी ना सिल्वर की होगी, और सबसे ज्यादा सिल्वर तो वहीं पे ही है। हाँ, हाँ, जैसे आपने कहा है, चांदी का यूसेज रियल वर्ल्ड में है, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर सोना रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करना कम है, मगर मुझे कॉन्फिडेंस है ही सोना भी बढ़ता जाएगा आने वाले 2-3 साल तक। सो इसलिए आप उसे इकट्ठा करके घर में रख सकते हैं, या बैंक लॉकर में रख सकते हैं, या कुछ ईटीएफ, जो ईटीएफ होते हैं जो सोना और चांदी पे डिपेंड करते हैं, उस तरह के ईटीएफ पे आप मनी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से वो आप हर हर दिन अगर दाम को देख के हैरान हो जाते हैं तो कुछ परेशानी होगी, मगर आप इन्वेस्ट करके टिके रहते हैं तो 2-3 साल बाद बहुत बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और एक बात है, हम्म। जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, ये साल 2026 का जो साल है, ये शांति का साल नहीं है। शायद ये क्या दो शांति के प्रस्ताव आ सकते हैं और पीस ट्रीटी हो सकते हैं, मगर इन जनरल युद्ध का माहौल रहेगा दुनिया में, और ये अशांति का वक्त है, शांति का वक्त नहीं है। और जब युद्ध बेसिकली दुनिया में बढ़ते हैं, तब हिस्टोरिकली सोना और चांदी अच्छा करते हैं, और वो रहेगा आने वाले 3-4 साल तक। तो क्या ये जो कुछ हो रहा है इसको किसी वर्ल्ड वॉर के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर इस तरह से उथल पुथल मची हुई है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में? ये सिर्फ एक हिस्सा है, ये थोड़ा सा फैक्टर, छोटा सा फैक्टर है, मगर बड़े फैक्टर्स ये हैं कि जो यूएस का इकॉनमी जो स्ट्रगल कर रहा है, आपको देखने में अच्छा लगता है, मगर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो जो देश को चला रहे हैं उन्हें मालूम है, जो फंडामेंटल वीकनेसेस है यूएस इकॉनमी में। और चाइना तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि आयरन वॉल है चाइना के हर तरफ आयरन वॉल है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। मगर चाइना इस साल को चाइनीज इकॉनमी बहुत स्ट्रगल करेगा, ये चाइना के लिए अच्छा वक्त नहीं है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ये चाइना के लिए बहुत ही बुरा साल है। इसलिए जो दोनों इकॉनमी जब स्ट्रगल करते हैं तो डोमिनेट करने के लिए एक दूसरे पे बेसिकली दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ जाएंगे। बेसिकली अगर हम 2020 तक जाते हैं तो जब कोविड हुआ है, कोविड के बाद नया इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, जो इक्विलिब्रियम था कोविड से पहले वो टूट चुका था, और अच्छा इक्विलिब्रियम जो सस्टेनेबल है वो अभी तक बन नहीं पाई दुनिया, इसलिए ये बेसिकली बढ़ता जाएगा और 2030 तक महायुद्ध में बेसिकली बदल जाएगा। और सोना और चांदी के प्राइस जो है ये बेसिकली एक स्मॉल पार्ट है उसमें, मगर वो बेनिफिट कर सकते हैं। जो युद्ध का माहौल रहता है दुनिया में और इकॉनमी स्ट्रगल करते हैं, तो लोग प्रेशियस मेटल्स की ओर बेसिकली बढ़ते हैं और उन्हें खरीदते हैं।
अभी अमेरिका की इकोनॉमी जैसे आप बता रहे हैं बड़ी डामाडोल है और कहीं न कहीं डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है। बहुत सारे कंट्री जो आपस में अपनी ही करेंसी में कारोबार करने लगे हाँ, हैं, बिज़नेस करने लगे हैं, वो भी चिंता की बात है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए और अभी वहाँ पार्शियली लॉकडाउन टाइप भी हो गया है, शटडाउन हो गया है। हाँ। तो कैसे देखा जाए अमेरिका की कुंडली क्या कहती है? उनके लिए कैसा वक़्त है ये? फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये अमेरिका के लिए ऐसा वक्त है जब बेसिकली देश जो आ, गिरता आया है कुछ सालों से बेसिकली स्लोली, वो अब बेसिकली धीमी गति से गिरता था अमेरिका, अब बेसिकली उसे एक्सलेट करेगा और शीघ्र गति से गिरना शुरू होगा। और जो भी अमेरिका अभी कर रहा है बेसिकली अमेरिका, ये जो अमेरिका अमेरिका का सुप्रीमेसी खत्म हो रहा है, अमेरिका जो स्लोली धीमी गति से गिर रहा है उसे स्टॉप करने को, रोकने के लिए और दूसरे देशों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए अमेरिका कुछ एग्रेसिव बन रहा है। और ये एग्रेशन, इसका इंटेंट यह है कि रोक दे, इस गिरावट को रोक दे, मगर अनफॉर्चुनेटली ये गिरावट को बेसिकली एक्सेलरेट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल और आने वाले 2-3 सालों में अमेरिका बहुत प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा। और जैसे आपने बताया है, अमेरिका दूसरे देश जब कारोबार दूसरी करेंसियों में करने लगते हैं तो ये डॉलर के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है। और अमेरिका जो जो देश है, अमेरिका जो है वो बेसिकली बहुत ही डेट्स में है। अगर आप नेशनल डेट को देखेंगे तो बहुत सारा डेट है अमेरिका, जो जो मगर अमेरिका के लिए ये काम कर रहा है कि सारी दुनिया डॉलर में डील करती है, मगर जब वो बंद होता है या गिरता है, डॉलर में जो बिजनेस होता है अगर वो गिरता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत नाजुक नाजुक बात है। और इसे स्टॉप करने के लिए जो भी अमेरिका करेगी वो बैकफायर करेगी। सो लॉन्ग टर्म में ये साल और आने वाले साल अमेरिका के लिए बहुत बुरे हैं। मगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये जो इस वीकेंड को शटडाउन हुआ था, डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को लेके, उनके फंडिंग को लेके, जो भी मिनेसोटा में आइस को भेज के जो भी दो सिटीजन्स को भेज के ये क्या दो सिटीजन्स को मार दिया था, इसको लेके जो भी टेंशन है वहां पे, उसको लेके डेमोक्रेट्स ने बेसिकली डीएचएस के फंडिंग को रोक दिया था। इसलिए पार्शियल शटडाउन है अमेरिका में। सारा गवर्नमेंट बंद नहीं है पिछली तरह के जैसे, मगर कुछ शटडाउन का माहौल है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, अगर इस पक्ष का इस लूनार मंथ का चक्र देखूं और आने वाले लूनार मंथ का की कुंडली जो है फरवरी 18 या 19 को, उसको देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ समझौता करेंगे डेमोक्रेट से, क्योंकि उनका जो एजेंडा है अभी वो बाहर को लेके है, वो ईरान को लेके है, क्यूबा को लेके है, वो यूरोप को लेके है, ग्रीनलैंड को लेके है। ग्रीनलैंड अभी बेसिकली खत्म हुआ सा दिखता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। बैकग्राउंड में कुछ चर्चाएं होंगी यूरोप और यूएस के बीच में। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है डोनाल्ड ट्रंप के आगे, उन पर फोकस करना चाहेंगे। इसलिए वो जो भी मिनेसोटा में कर रहे हैं और जो भी डेमोक्रेट कंट्रोल राज्यों में कर रहे हैं, जो भी आइस को लेके, वो उसको टोन डाउन कर देंगे और कुछ समझौता करके ये फंडिंग ला देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत सारे दिन टिकेगा, ये 1 या 2 हफ्तों में ये सेटल हो जाएगा। और शटडाउन तो अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो भी दूसरे देश अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो भी डॉलर को छोड़ के और कुछ करेंसी में डील्स कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए बड़ा प्रॉब्लम है और ये बढ़ता जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। और आने वाले 2-3 सालों में ये बहुत ही बड़ा हेडेक होगा अमेरिका के लिए। और डॉलर कमजोर हो रहा है, ये भी तो बहुत चिंता की बात है ना। इसीलिए बहुत से लोग तो इसीलिए सेफ हेवन मानते हैं एक तरह से गोल्ड को, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितने सारे कंट्री है, जर्मनी और इटली, जिन्होंने अपना सोना यहाँ रखा है अमेरिका के वॉल्ट में, वो वापस मांग रहे हैं। और खबरें तो ये कि अमेरिका के पास है ही नहीं इतना गोल्ड कि उनको वापस किया जाए। शायद मेरे ख्याल से 2000 टन है उन दोनों का, जर्मनी और इटली का सोना यहाँ पर। ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा अमेरिका के लिए। लोग
आने वाले महीनों में, आने वाले 2-3 सालों में, तो 1-2 सालों में लोग डॉलर को और भी कमजोर बनाएंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है डॉलर पे वो हिल जाएगा। और जो जो ट्रेड डील्स और जो जो भी बिजनेस चल रहा है दूसरे करेंसियों में वो बढ़ता जाएगा। ये अमेरिका के लिए बहुत सरदर्दी की बात रहेगी और ये अमेरिका को परेशान करेगा। और अमेरिका ऐसे एक्शंस अमेरिका लेगा जो उनके खिलाफ रहेंगे, जो बेसिकली टू एग्रेसिव रहेगा और वो बैकफायर करेंगे। ये ऐसा वक्त है अमेरिका के लिए। ये ऐसा वक्त है जब बहुत ही होनहार समझदार अध्यक्ष अगर अमेरिका का पालन कर रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। अमेरिका का डिक्लाइन तो वो अनअवॉइडेबल था। अमेरिका को डिक्लाइन होना है 2020 से लेके 2036 तक डिक्लाइन होना है और अनक्वेश्चनेबल नंबर 1 पावर से मिडिल रेंज पावर बनना है। ये तो डिस्टेंट है। अगर और कोई अध्यक्ष होता है तो उसे स्लो करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही एग्रेसिव हैं, बहुत ही इम्पल्सिव हैं। ये एक्सिलेट करेंगे और जो भी वो डिसीशंस लेंगे उन डिसीशंस में कुछ बहुत ही बड़ी रीति से बैकफायर करेंगे। उनकी पॉपुलैरिटी भी तो गिर रही है ना अमेरिका में। अब उनको वो उतने पॉपुलर नहीं रहे, ग्राफ तो नीचे आ रहा है। ऊपर से फिर वो एप्स्टीन फाइल्स आ गई हैं, उसको लेकर भी तो बवाल मचा हुआ है। क्योंकि जैसे ही फाइल्स की वो शायद 3 लाख पन्ने सामने आए तो उसके तुरंत बाद ईरान में जिस तरह से धमाके हुए तो वो भी कहीं ना कहीं जोड़े गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? वो एग्रेसिव है, इम्पल्सिव है, क्या इसमें वो कोई बड़ी गलती कर बैठेंगे ईरान पर अगर हमला करते हैं तो? उनका पॉपुलैरिटी जो है वो अभी गिर रहा है। कल ही टेक्सास में कुछ बाई इलेक्शंस हुए थे और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, टेक्सास स्टेट सेनेट का इलेक्शन हुआ था और वहाँ एक ऐसा सीट था जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी 17% वोट ज्यादा पाए थे डेमोक्रेट से पिछले इलेक्शन में 2024 में, नवंबर में, 2024 नवंबर में। अब सिर्फ 1 साल बाद वो डेमोक्रेट्स जीत गए। 17% का एडवांटेज जो था रिपब्लिकन, और वो रिपब्लिकन का स्ट्रांग होल्ड था, वहां डेमोक्रेट जीत गया है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि नवंबर में जो बाई इलेक्शंस आने वाले हैं तब रिपब्लिकन पार्टी बहुत बहुत बुरी रिजल्ट ले आएगी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। और जो भी दशांश विंशोत्तरी दशा के हिसाब से उनका अच्छी दशा चल रही थी, पंचमेश राहु की दशा जो प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो पावर को दिखाता है, वो दशा खत्म हुई थी दिसंबर में। इसलिए वो अभी वल्नरेबल हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मगर अभी बहुत सारे रिपब्लिकन्स चुप हैं, मगर आने वाले महीनों में वो उनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे और नवंबर के जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनके बाद उनके खिलाफ बोलना बहुत, वो जो भी आवाजें हैं वो और भी बलवान बनेगी वो आवाजें। और डोनाल्ड ट्रंप जी की परिस्थिति बहुत गंभीर बनेगी लेट 2026 में और 2027 में। इसलिए मैंने पहले भी कह चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में वो पावर को खो भी सकते हैं और कोई उनके जगह पे आ सकता है 2027 में। और रही बात एप्स्टीन फाइल्स की, मैंने जैसे कहा है यूएस जो वर्ल्ड का नंबर 1 देश है वो बेसिकली ये समय ऐसा है कि वो गिरता जाएगा। और अगर आप एप्स्टीन फाइल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एलिट्स हैं यूएस सोसाइटी के, वो बहुत ही खराब प्रैक्टिसेस कर रहे थे। ये बेसिकली दिस इज वेरी डिप्रेव पार्ट ऑफ यूएस सोसाइटी। जो भी यूएस का इमेज है दुनिया में, इसे बर्बाद कर रहा है। ये जो भी एप्स्टीन फाइल्स को लेके हुआ है, ये यूएस के इमेज को बर्बाद कर रहा है दुनिया में। पिछले सालों में जो भी एडवर्ड स्नोडेन ने किया है, जो भी जूलियन असांज ने किया है, जो भी रिविलेशंस में जो भी खुलासा हुआ था, वो बाहर से आए हैं, वो एक आदमी से हुआ है। अब यूएस का गवर्नमेंट कर रहा है, यूएस का गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन बाहर ला रहा है वो यूएस की प्रतिष्ठा को उसको बेसिकली डैमेज पहुंचा रहा है। इसलिए ये हम देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म, जैसे मैं
कई बार कह चुका हूँ 2020 से लेकर 2036 का समय ऐसा है कि इस तरह का समय 1000 साल में एक बार आता है, जब जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बदल जाता है। सब कुछ पावर्स सुपर पावर्स बन सकते हैं, कुछ सुपर पावर्स मिडिल रेंज पावर्स बन सकते हैं। ये ऐसा वक्त है, इसलिए भारत का बढ़ना, यूएस का गिरना, ये सब डिस्टेंट था। और ये सब उसमें फीड करेंगे, जो भी एफटीन फाइल्स या रिविलेशंस हैं, नैरेटिव, जो भी नैरेटिव है दुनिया में। पिछला नैरेटिव था यूएस एडवांस सोसाइटी, वेरी ओपन सोसाइटी, वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी, इस तरह का नैरेटिव। वेस्ट जो है वो वेरी क्रिटिकली थिंकिंग सोसाइटी है, वहाँ लोग बहुत ही समझदार हैं, होनहार है। और भारत जो है यहाँ करप्ट प्रैक्टिस है, डेविल वर्शिपर्स है। इस तरह का जो नैरेटिव पिछले 200 सालों से दुनिया में प्रचार हो चुका था, वो नैरेटिव खत्म हो रहा है, खत्म होगा आने वाले सालों में। और नया नैरेटिव आएगा कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी थी, भारत में विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान और नॉर्मल विज्ञान, ये भारत में बहुत एडवांस थे। भारत एक ओपन माइंडेड सोसाइटी है। ये जो भारत के खिलाफ प्रचार था वो सब गिर जाएगा, और भारत का हवा, दुनिया में भारत की हवा जो है वो बढ़ता जाएगा। और यूएस के प्रति लोगों के मन में जो इमेज है, वो एडवांस सोसाइटी, वो इमेज गिरता जाएगा। ये सब ऐसी कई बातें देखने को मिलेंगी आने वाले कुछ सालों में। मगर ये सब फीड करेगा नए नैरेटिव को बिल्ड करने में, जो भारत के लिए अच्छा है और वेस्ट के लिए बुरा है। और अभी फोकस यूएस पे है, मगर आने वाले सालों में कुछ ऐसी बातें यूरोप के बारे में भी आएंगे, और लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वेस्ट के पाश्चात्य देश जो हैं, जो बेसिकली दुनिया को लीड कर रहे थे पिछले 300 या 200 सालों में, दुनिया को लीड कर रहे हैं, वहाँ वो उतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ बहुत बुराई है, वहाँ बहुत डिप्रेव्ड नेचर है। सो उनके खिलाफ बुरा नैरेटिव फैलाया जाएगा, और जो ईस्ट है, जो भारत है, उसका इमेज दुनिया में बढ़ेगा आने वाले सालों में। ये सब शुरुआत है। ईरान की कुंडली क्या कहते हैं? ईरान सोच रहा है पहले अमेरिका हमला करे, अमेरिका सोच रहा है ईरान करे, अगर ईरान करेगा तो फिर वो नेटो का आर्टिकल 5 इवोक हो जाएगा, तो फिर ये उन सब एक साथ आ जाएंगे। तो वहां क्या हो रहा है? इतने दिन से लग रहा है ये जहाज जा रहा है, वो जा रहा है, तो कुंडली ईरान की, खमेनी की क्या इशारा करती, क्या हालात है? ईरान अप्रैल 1 1979 की जो कुंडली थी, उसके वर्ष चक्र को देख के, और अभी ल्यूनार मंथली चार्ट को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि विंडो ओपन हो चुका है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जनवरी 28 से लेके अप्रैल 1 तक का जो समय है, ये बहुत ही बुरा वक्त है। और ये विंडो अप्रैल 1 तक खुला है, और पर्टिकुलरली वर्ष चक्र की दशाओं को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मिड फरवरी तक कुछ होगा। जनवरी 28 को लेके मिड फरवरी तक कुछ होगा। और एक बात है, फरवरी 17 या 18 को एक एक्लिप्स है, एक सूर्य ग्रहण है। और ये सूर्य ग्रहण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज और चंद्रमा जो सिंह राशि के बिगिनिंग में है, वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्र। और वो ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की कुंडली में भी वो लग्न है, इसलिए ये बहुत ही खराब वक्त है उनके लिए। और उनकी कुंडली में शायद शनि और राहु हैं, वहां पे अब राहु वो केतु बैठा हुआ है इस एक्लिप्स के समय पे। इसलिए जो सूर्य ग्रहण हो रहा है फरवरी के मिडिल में, ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त है। और इस वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत एग्रेसिव बन जाएंगे, अपने दिमाग पे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे। और अभी मंगल ग्रह जो हैं उनकी कुंडली में वो लग्न से षष्ठ राशि में है, और चंद्रमा से तृतीय राशि में है। वो ऐसा दिखाई देता है कि वो कुछ एग्रेसिव करेंगे, जिसका कुछ अच्छा असर होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में कुछ होने वाला है, शायद फरवरी फर्स्ट हाफ में, मगर दूसरे हाफ में भी हो सकता है।
फरवरी में कुछ हो सकता है। ईरान अभी बचा नहीं है। जो भी देरी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, मुझे ऐसा लगता है कि वो और लोगों को वहाँ वहाँ बुलाना चाहते हैं, और मिलिट्री को और इक्विपमेंट को लाना चाहते हैं। वो ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे इराक में यूएस फंसा था, जैसे वियतनाम में फंसा था, जैसे अफगानिस्तान में फंसा था, उस तरह नहीं फंस जाए। जो भी करना चाहते हैं, आईआरजीसी को कमजोर बनाए और खमेनी को या तो मार दे या देश बहिष्कार कर दे। वो कहीं बाहर भाग जाए, उस तरह बेसिकली उन्हें मजबूर करे कि वो भाग जाए। खमेनी को गिरा के कुछ जो उनकी सुनता है, ऐसे ऐसे लीडर को, ऐसे नेता को वहां स्टैंड करना। उसके लिए ये जो भी मिशन करना चाहते हैं वो बहुत फोकस रहेगा। उसमें बहुत सारी जाने नहीं जाएंगे, बहुत बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होगा, और यूएस को कई साल तक वहां नहीं रहना पड़ेगा। और वो जो भी स्ट्राइक्स हैं वो सर्जिकल होंगे। इस तरह का प्लानिंग शायद चल रहा है, मगर अब वक्त आ चुका है। आने वाले 2 हफ्तों में जरूर कुछ हो सकता है, मगर कुछ नहीं हुआ, फरवरी अंत तक कुछ नहीं हुआ, तो शायद खमेनी जी बच गए हैं। मगर अप्रैल 1 तक का समय है। अगर अप्रैल 1 बीत गया तो वो सेफ है, मगर अप्रैल 1 तक ये बहुत ही संभव है कि खमेनी जी को गिरना पड़ेगा और कोई आ जाएगा उनकी जगह पे। ये ईरान के लिए बहुत ही बुरा वक्त है। और जो सूर्य ग्रहण मैंने बताया था, अराउंड दैट सूर्य ग्रहण, अराउंड दैट सोलर इक्लिप्स, कुछ बड़ा हो सकता है, विस्फोटक, कुछ बड़ा विस्फोटक 17 और 18 फरवरी के आसपास बड़ा विस्फोटक हो सकता है ईरान में। जैसे अभी भारत ने ईयू के साथ डील किया, मोदी जी की कुंडली अब क्या इशारा करे, क्योंकि उनका रुतबा बढ़ रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप उनसे चिढ़ा बैठा है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है हमसे तो डील हुई नहीं, ईयू के साथ डील हो गई। 22 साल से बातचीत चल रही थी उस डील की। तो अब मोदी जी ग्रह के नक्षत्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मोदी जी के ग्रह नक्षत्र को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये मिक्सड समय है उनके लिए। ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस के साथ और दूसरे देशों के साथ चल रहा है, वो उस हिसाब से विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ समझौते करने के हिसाब से मोदी जी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस और भारत के बीच में कुछ नहीं बिगड़ा है, और ये नॉर्मल हो जाएगा। जो भी भारत कर रहा है, कनाडा के साथ डील, यूए के साथ डील, और बहुत सारे देशों के साथ जो डील बना रहा है, ये भारत को अपर हैंड देगा। और ट्रंप जी और यूएस जो होप करते थे कि भारत कुछ समझौते करेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, वो शायद भारत को करना नहीं पड़ेगा, अब यूएस को करना पड़ेगा। इसलिए ये डील तो होना ही था, मगर किसको कितना कॉम्प्रोमाइज करना है वो बेसिकली नेगोशिएबल था। और उसमें भारत अच्छी तरह बेसिकली ये डील कर रहा है दूसरे देशों के साथ। ये भारत को अपर हैंड देगा, मगर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे और मोदी जी अच्छा करेंगे। मगर जो देश के अंदर जो लोगों के मन में है, उससे तो मैं पहले कह चुका हूं कि ये मोदी जी के लिए थोड़ा बुरा वक्त है। ओनली एडवांटेज उनके लिए यह है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए और भी बुरा वक्त है। इसलिए मोदी जी कमजोर होंगे इस साल में, ऐसे मैंने कई बार कह चुका हूं, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस और भी कमजोर रहेंगे, वो उसका एडवांटेज नहीं ले सकेंगे। इसलिए वो कोई डेंजर नहीं है उनके लिए, खतरा कोई नहीं है कि वो अपने पद को खो बैठेंगे और कांग्रेस पावर में आ जाए, ऐसा कोई खतरा नहीं है। मगर उन्हें जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए अभी अष्टम राहु है। भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र अभी हो सकते हैं, और ये मोदी जी के लिए अच्छा साल नहीं है, ये एवरेज साल है। लेकिन फिर भी आपने ये कहा कि अगर मोदी जी कमजोर होंगे तो उनके विरोधी तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और वो इन हालात का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिरादरी में देखा जाए तो पीएम मोदी का रुतबा बढ़ रहा है। ईयू के जो लोग आए थे वो भी बार बार यही कह रहे थे ना
कि रिलायबल पार्टनर है भारत, उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है और यही सबसे बड़ी कमाई है मेरे ख्याल से आज के वक्त में। बिल्कुल। और ये जो भारत का अग्रस्थान है दुनिया में, जो लोग अब मान रहे हैं, ये हुआ हुआ करता था पिछले कुछ सालों से, मगर ये अब लोग मानने लगे हैं बाहर से, और ये बढ़ता जाएगा आने वाले 3-4 सालों में। भारत का जो अग्रस्थान है दुनिया में, उसे लोग मानते जाएंगे। सो ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसी तरह बढ़ता जाएगा भारत दुनिया में। चलिए, ग्रह नक्षत्र भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत का रुतबा बढ़ेगा, पीएम मोदी का रुतबा बढ़ेगा और 1 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी समय खराब है और खमैनी के लिए भी, और वहां पर क्या होता है इस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है पीवीआर सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।